सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक दिन बादशाह ने अपने 3 वज़रा को दरबार में बुलाया और तीनों को हुक्म दिया कि तीनों एक एक थैला लेकर बाग में दाखिल हो जाएं। वहाँ से बादशाह के लिए मुख्तलिफ अच्छे अच्छे फल जमा करें। वज़रा बादशाह के उस अजीब हुक्म पर हैरान रह गए और तीनों एक एक थैला पकड़कर अलग अलग बाग में दाखिल हो गए। अच्छा, पहले वज़ीर ने कोशिश की कि वो बादशाह के लिए एक पसंद के मज़ेदार और ताज़ा फल जमा करे और उनकी पसंद के जब फल जमा करे उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद बेहतरीन ताज़ा फलों से जो पूरा थैला था ना पूरा भर लिया, जो बादशाह के बड़े फेवरेट थे, पसंदीदा थे। अच्छा, दूसरे वज़ीर ने ये सोचा कि बादशाह एक फल का ख़ुद तो जायज़ा नहीं लेगा और वो क्या करेगा कि जी फल कैसा है, ना ही फलों में फ़र्क देख सकेगा। इसलिए उसने सोचा कि फ़र्क देखे बगैर जल्दी जल्दी हर किस्म के उसने ताज़ा और कच्चे जो गले सड़े फल हैं उनसे बिना अपना थैला भर लिया, यानी जान छुड़वाई। तीसरे वज़ीर ने ये सोचा कि बादशाह की तवज्जो सिर्फ थैले के भरने पर होगी, उस थैले के अंदर क्या है उसे बादशाह ने देखना ही नहीं है। ये सोचकर वज़ीर ने थैले में घास पत्ते भर लिए और यूँ वो मेहनत से बच गया। अच्छा, दूसरे दिन बादशाह ने तीनों वज़रा को अपने थैलों समेत दरबार में हाज़िर होने का हुक्म दिया। जब तीनों दरबार में हाज़िर हुए, बादशाह ने थैले खोलकर भी ना देखे और हुक्म दिया कि इन तीनों वज़ीरों को इनके थैलों समेत 1 महीने के लिए दूर दराज जेल में कैद कर दिया जाए। अच्छा, इस जेल में तीनों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था सिवाय उस थैले के जिसमें उन्होंने अपना जो सेब जमा किए हुए थे। अच्छा, पहला वज़ीर जो है जिसने अच्छे अच्छे फल चुनकर जमा किए थे वो मज़े से अपने उन्हीं फलों पर गुजारा करता रहा, यहाँ तक कि 1 महीना बासानी गुजर गया। अच्छा, दूसरा वज़ीर जिसने बगैर देखे ताज़ा ख़राब तमाम फल जमा कर लिए थे उसके लिए बड़ी मुश्किल पेश आई, क्योंकि कुछ दिन तो वो ताज़ा फल खाता रहा, लेकिन जब ताज़ा फल ख़त्म हो गए तो फिर उसको कच्चे गले सड़े फल खाने पड़े, जिससे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, उसे बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी। तीसरा वज़ीर जिसने अपने थैले में सिर्फ घास और पत्ते जमा किए थे वो कुछ दिन बाद ही भूख से मर गया, क्योंकि उसके पास खाने को कुछ था ही नहीं। अब इस कहानी में हमारे लिए बड़ी नसीहत है, वो क्या कि हम जो फसल तैयार करते हैं वही काटते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम अपने लिए कैसी चीज़ों का इंतखाब करते हैं। अब अगर सियासत की बात करूं तो यहाँ भी हमारे रहबर सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुफाद का सौदा करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी खुद गर्जी की सज़ा अवाम को काटना पड़ रही है। बदकिस्मती से कह लें कि हमारे रहबरों ने मुल्क को अपने पाँव पर खड़े करने के बजाय शॉर्टकट का सहारा लिया, कर्ज लेकर मुल्क को संवारने की कोशिश की और उसके बाद इस कोशिश में मुल्क जो है वो कर्ज़ों की दलदल में फंसता चला गया। अच्छा, और नौबत यहाँ तक आ गई कि आज तक हमें अपनी जो मुल्की मईशत है उसको संभाला देने के लिए उधार का सहारा लेना पड़ रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब जो आजकल अमेरिका के दौरे पर हैं और उन्होंने अपने वफ्द के साथ वाशिंगटन में IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात में पाकिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज के साथ में जायज़े पर बातचीत भी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IMF हुकाम ने पाकिस्तान पर पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडीज़ ख़त्म करने के लिए बड़ा ज़ोर दिया है और ख़बर यह है कि जी मुत्तहिदा हुकूमत ने जो IMF है उसकी शर्त को पूरा करने की हामी भी भर ली है। अच्छा, IMF का तौसी शुदा प्रोग्राम सितंबर में ख़त्म हो रहा है, जिसे पाकिस्तान ने 1 साल बढ़ाने की दरख्वास्त की है, जिस पर IMF ने शराइत पूरी करने की यकीन दहानी के बाद प्रोग्राम को 1 साल के लिए तौसी देने पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है। मिफ्ता इस्माइल ने बताया है कि जी IMF हुकाम ने पेट्रोल पर सब्सिडीज़ पर जोर दी है और हमने भी IMF से इन सब्सिडीज़ में कमी पर इत्तेफाक किया है। ज़रा इनका क्लिप देखिएगा। सुना आपने मिफ्ता साहब को, कह रहे हैं कि जी नई हुकूमत को मुश्किल फ़ैसले करना होंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि 70% लोग तो गाड़ी चलाते हैं, तो क्या ऐसे में 70% गाड़ी चलाने वालों को पेट्रोल पर सब्सिडी देनी चाहिए। उनके इस बयान पर नाक़िदीन तनकीद ये करते हैं कि जी मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये कहा करते थे कि पेट्रोल 70 रुपये फ़ी लीटर होना चाहिए। और दूसरी बात कि मिफ्ता साहब उस 30% आवाम को कैसे नज़रअंदाज कर गए जो मोटरसाइकिल चलाती है। ऐसे अवाम का ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से है, वो अपना गुजर बसर मुश्किल से कर रहे होते हैं, ऐसे में उनको नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है। अब पेट्रोल पर सब्सिडी ख़त्म की जाती है तो ऐसे में पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो जाने से मिडिल क्लास की जेब पर मज़ीद बोझ पड़ेगा। अच्छा, इस वक्त हुकूमत पेट्रोल पर तकरीबन 21 रुपये फ़ी लीटर, डीजल पर 51.52 रुपये फ़ी लीटर और बिजली पर 5 रुपये फ़ी यूनिट सब्सिडी दे रही है, लेकिन IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाने के बाद इस सब्सिडी को ख़त्म करना होगा। अब मिफ्ता साहब पर यही तो एक कह लें कि बड़ी जिम्मेदारी है कि वो मुश्किल हालात में भी गरीब आवाम को कैसे रिलीफ देते हैं। लेकिन मिफ्ता साहब कहते हैं कि हुकूमत के पास सब्सिडी वापस लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, हमें टारगेटेड सब्सिडी देनी चाहिए।
हर गाड़ी वाले को पेट्रोल पर सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, हम ऐसा करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। हम इमरान खान हुकूमत के IMF से किए जाने वाले तमाम मुआहदे निभाएंगे, क्योंकि ये मुआहदे किसी फ़र्द वाहिद ने नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान ने किए थे। अच्छा, अब नून लीग वो जमात है जिसने सबसे ज़्यादा इमरान खान हुकूमत पर IMF की ग़ुलामी का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन आज वही सारे काम नून लीग की मुआशी टीम को करने पड़ रहे हैं। अब जहां नून लीग को मुआशी बहरान से निमटने के चैलेंज का सामना है, वहीं पर अब तवानाई और डीजल का बहरान भी सर उठाने लगे, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुल्क में बिजली के बहरान का जिम्मेदार कोई और नहीं है बल्कि तहरीक इंसाफ है, क्योंकि साबिका हुकूमत ने ना ईंधन खरीदा ना ही पावर यूनिट्स की मुरम्मत की, जिसकी वजह से तवानाई बहरान ने सर उठा। हमाद अजहर का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। सुना आपने हमाद अजहर को। अच्छा, आपको याद होगा कि 2018 के इंतखाबात से पहले शहबाज शरीफ ने दो टोक अंदाज में कहा था कि आज के बाद लोड शेडिंग हुई तो उसकी जिम्मेदारी आने वाली हुकूमत पर होगी, जिसके बाद उनके उस बयान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया था कि शहबाज शरीफ ने बयान इसलिए दिया ताकि वो अपनी नाअहली को छुपा सकें। उन्होंने तवानाई पर कोई काम नहीं किया और वो इसलिए इसकी जिम्मेदारी आने वाली हुकूमत पर डालकर खुद को बरीजुमा करना चाहते हैं। और आज भी हमाद अजहर शहबाज शरीफ पर यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हुकूमत ने इस मसले की तरफ तवज्जो नहीं दी और जिसका नतीजा यही निकलना था कि मुल्क में तवानाई बहरान पैदा हो जाए। अभी हल्की सी गर्मी हुई और तवानाई बहरान पैदा हो गया। हमाद अजहर ने यह दावा भी किया है कि पिछले साल रमज़ान में हमारे पास मौजूदा से कम बिजली पैदा करने की पैदावारी सलाहियत मौजूद थी, लेकिन हमने इसके बावजूद लोड शेडिंग नहीं होने दी और आज ज़्यादा पैदावारी सलाहियत होने के बावजूद बिजली का बहरान पैदा हो गया। अच्छा, मुल्क में तवानाई बहरान का जायज़ा लिया जाए तो ये बहरान मज़ीद संगीन हो गया। शॉर्टफॉल एक बार फिर 7000 मेगावाट से तजावुज़ कर चुका है और ज़राए पावर डिवीजन ने बताया है कि जी बिजली घरों को LNG और ऑयल की मतलूबा जो फराहमी है वो ताहाल नहीं हो सकी है और नंदीपुर पार समेत कई पावर प्लांट्स बंद पड़े हुए हैं। ज़राए का यह भी कहना है कि मुल्क में बिजली का जो शॉर्टफॉल है 7468 मेगावाट हो चुका है। बिजली की मजमूई पैदावार 18031, तलब 25500 मेगावाट है। मुल्क भर की अगर बात की जाए तो 10 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी है और जो हाई लॉसेस वाले इलाके हैं वहाँ पे 18 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी है। अब एक तरफ बिजली का बहरान, दूसरी तरफ डीजल का बहरान। हमाद अजहर ने अपने एक और बयान में डीजल के बहरान से मुतालिक अपनी एक राय का इजहार इस तरह किया। अपनी राय का इजहार वो करते हैं कि जी हम डीजल का ज़ख़ीरा बुलंद तरीन सतह पर छोड़ कर गए थे जो 32 रोज़ के लिए काफ़ी था, मगर इम्पोर्टेड हुकूमत ने बाकी मामलात की तरह इसे भी बद इंतज़ामी की नज़र कर दिया। अब खबर के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल की किल्लत की वजह से पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। पंजाब के कई शहरों में पेट्रोल पंप्स पर डीजल की फ़रोख्त बंद कर दी गई है। पेट्रोलियम एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोलियम कंपनीज़ ने डीजल की तरसील रोक दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के इम्कान के बाद कंपनियाँ तेल फराहम नहीं कर रही हैं। इस हवाले से पेट्रोल पंप जो मालिकान है वो कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में रद्दोबदल का इम्कान है, जिसकी वजह से उन्होंने डीजल नहीं मंगवाया। अब दूसरी जानिब मरकजी जनरल सेक्रेटरी किसान इत्तेहाद का कहना है कि डीजल की बंदिश की वजह से गंदम की फसल शदीद मुतासिर हो रही है। अच्छा, मुसद्दिक से कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। जी सुना आपने, मुसद्दिक मलिक को कह रहे हैं कि जी LNG के भी 3 कार्गो खरीद लिए गए हैं। वो पिछली हुकूमत को इस बहरान का जिम्मेदार भी करार दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जी इस वक्त सिर्फ गैस और तेल बर वक्त ना खरीदने की वजह से 5000 मेगावाट बिजली बंद है, जिसकी जिम्मेदारी तेल खरीदने की थी। उसने बिजली के कारखाने चलाने के लिए तेल नहीं खरीदा। अब नाज़रीन, हर तरफ बहरान ही बहरान जन्म ले रहा है, बहरान ही बहरान। और एक बहरान पंजाब पर भी डेरे डाले हुए हैं जिसको अभी तक ख़त्म नहीं किया जा सका। तारड़ इस बहरान का जिम्मेदार गवर्नर पंजाब को ठहरा रहे हैं। सुनिएगा ज़रा। सुना आपने अता तारड़ को कह रहे हैं कि जी हम पुरअमन लोग हैं, वरना गवर्नर हाउस से किसी को निकालना बहुत मामूली बात है। हम आइन और कानून की बालादस्ती पर कायम रहेंगे। गवर्नर 4 दिन तारीख में अपना नाम लिखवाने के लिए अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है। गवर्नर साहब, आप तारीख में आइन शिकन के तौर पर जाने जाएंगे। पंजाब के अवाम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं, दफ्तर बंद हैं, फाइलें रुकी पड़ी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इमरान खान तबाही और बर्बादी फैलाना चाहते हैं। इमरान खान अपनी अना की तस्कीन के लिए हलफ बर्दारी नहीं करवा रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हलफ ना लेने के मामले पर नई दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर की है। हमजा शहबाज की नई दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कल समात करेंगे। हमजा शहबाज की जानिब से दायर की गई नई दरख्वास्त में सेक्रेटरी सदर पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी वज़ीर आज़म को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जी लाहौर हाई कोर्ट ने सदर पाकिस्तान को हलफ के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की हिदायत की थी, लेकिन अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। सदर पाकिस्तान बगैर किसी वजह के अदालत के हुक्म में और ताख़ीर कर रहे हैं। दरख्वास्त में ये इस्तिताब भी की गई है कि लाहौर हाई कोर्ट चेयरमैन सेनेट को हमजा शहबाज से ओहदे का हलफ लेने का हुक्म दे। अच्छा, एक और खबर कि जी गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा
उन्होंने सदर ममलिकत आरिफ अलवी से वज़ीर आला के ओहदे के लिए मुतनाज़ इंतखाबात के मामले के साथ साथ सुबकदोश होने वाले वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े के मामले को हल करने के लिए तजवीज़ मांग ली है। सदर को लिखे गए 6 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त में पंजाब के मुंतखब वज़ीर आला से हलफ ना लेने की आइनी वजूहात की वजाहत करते हुए गवर्नर ने कहा है कि जी इब्तदाई तौर पर उस्मान बुज़दार के मुतनाज़ इस्तीफ़े की वजह से सूबे में सियासी जो तातुल वो पैदा हुआ और फिर इसके बाद वज़ीर आला का मुतनाज़ इंतखाब हुआ। अब जहाँ पंजाब में सब कुछ मुतनाज़ चल रहा है तो वहीं पे फ़ॉरेन फंडिंग केस में भी तनाज़ात खुलकर सामने आ रही हैं, जिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत उम्दा तरीके से हल करने की कोशिश की है। अच्छा, इस मामले पर आज़म सवाती कुछ कह रहे हैं, ज़रा उनको सुन लेते हैं, क्लिप चलाइएगा। जी, तो सुना आपने आज़म सवाती को। तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि जिस तरह से फ़ॉरेन फंडिंग में पीटीआई की स्क्रूटनी हो रही है, वैसी स्क्रूटनी नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों की भी होनी चाहिए। यानी इस केस में सब जमातों के साथ एक जैसा सलूक किया जाना चाहिए। आज हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने ममनुआ फंडिंग जो केस है उसमें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत की। पीटीआई वकील ने कहा कि हमारे अकाउंट्स की काफ़ी अरसे से स्क्रूटनी जारी है। हमने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी थी कि वो दीगर पार्टीज़ के अकाउंट्स की भी स्क्रूटनी करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से दीगर पार्टीज़ के खिलाफ केसेस में सुस्त रवि चल रही है और इलेक्शन कमीशन हमारे साथ जानिबदारी दिखा रहा है। अच्छा, अदालत ने पीटीआई की दरख्वास्त आज की अपील के साथ ही मुंसलिक कर दी है, जिसमें पीटीआई ने हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 30 रोज़ में फ़ॉरेन फंडिंग केस का फैसला करने का हुक्म चैलेंज किया। बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ पीटीआई अपील की समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा है कि कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हर साल सियासी जमातों के अकाउंट्स की स्क्रूटनी करेगा। अगर ममनुआ फंडिंग साबित हो जाए तो उसको कमीशन ने जब्त करना होगा। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ स्क्रूटनी करनी है। जब स्क्रूटनी कमेटी ने कह दिया कि अकबर एस बाबर की दस्तावेजात काबिल तस्दीक नहीं है तो अब क्या कार्रवाई चल रही है। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाद में 30 रोज़ में इलेक्शन कमीशन को ममनुआ जो फंडिंग के उसका फैसला सुनाने का जो हुक्म है वो मुअत्तल किया और अदालत ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत 17 सियासी जमातों, इलेक्शन कमीशन, अकबर एस बाबर और दीगर फरीकैन को नोटिस भी जारी किए और नोटिस जारी करके 17 मई तक जवाब भी तलब किया है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब वो भी मुल्तान में मुत्तहिदा हुकूमत को जवाब दे रहे हैं अपने मखसूस अंदाज में। ज़रा सुनिएगा कुरैशी साहब को, क्लिप चलाइएगा। सुना आपने, कुरैशी साहब को कह रहे हैं कि जी काबीना में आधे से ज़्यादा लोग ज़मानत पर यहाँ हैं, 13 जमातों का गैर फितरी अलायंस बिखर जाएगा। भुट्टो का नवासा, बेनज़ीर का बेटा लंदन में नवाज शरीफ से कौमी असम्बली की 10 सीटों की खैरात लेने गया। अच्छा, खबर यह है कि जी वज़ारत दाखिला ने लंदन में मुकीम मियां नवाज शरीफ को 10 साल की मियाद का हामिल पासपोर्ट जारी किया। अब सियासत देखकर लग तो यही रहा है कि हर कोई अपने अपने फ़ायदे का सौदा चुन रहा है, यानी सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अपने फ़ायदे के चक्कर में अवाम के हाथ खाली रह जाएं और फिर वो मजबूरी में आकर बस यही कह उठें कि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली और नए वज़ीर आज़म के हलफ उठाने के बाद भी आम इंतखाबात की बाज़गश जारी है, जिसकी एक बड़ी वजह साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मुतालबा कि फ़ौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएँ, क्योंकि वो इस हुकूमत को नहीं मानते हैं। अब दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने मंगल से मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान किया हुआ है। पीटीआई रहनुमा कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जानिबदारी और बददियानती की इंतहा कर दी और मनसूबे के तहत अभी तक मुनहरफ अराकीन की असम्बली रुकनीत ख़त्म करने की डिक्लेरेशन जारी नहीं की जा रही। अच्छा, दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से किसी रुकन के इस्तीफ़े का नोटिफिकेशन नहीं मिला। इस्तीफ़ों का केस मौसूल होते ही कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शेर अफजल साहब। बहुत शुक्रिया शेर अफजल साहब ज्वाइन करने के लिए, और अफजल खान साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपका भी बहुत शुक्रिया खान साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी शेर अफजल खान साहब। पीटीआई के जो वकील हैं उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक एतराज़ ये उठाया गया कि हमने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी है कि वो दीगर पार्टीज़ के अकाउंट्स की भी स्क्रूटनी करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो दीगर पार्टीज़ हैं उनके खिलाफ केसेस में सुस्त रवि चल रही है। इलेक्शन कमीशन हमारे साथ जानिबदारी दिखा रहा है। आपका क्या तज्जिया इस पूरी सूरत हाल पर? इलेक्शन कमीशन के जो जिम्मेदारियां हैं वो एक तो ये मैं बताना चाहता हूँ फ़िज़ा आपके तवस्सुत से पूरे मुल्क को कि पाकिस्तान में चंद एक इदारे हैं जिनको आईनी स्टेटस हासिल है और इनको ये किसी वज़ीर आज़म के तहत नहीं होते, ये
अपने जगह खुद मुख्तार होते हैं। इसमें नेशनल असेंबली है, सेनेट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है और इस्लामिक नज़रियाती कौंसल है। अच्छा, ये बताने के से मेरा मकसद ये है कि उनके लिए फिर आइन में ही कुछ उनके फ़राइज़ हैं और उनकी ड्यूटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं। उसके मुताबिक इन्होंने जस्टिस प्रोवाइड करना है। ये न्यूट्रल, ये कि एम्पायर होता ही न्यूट्रल है। अगर एम्पायर न्यूट्रल ना हो तो इसका मतलब है कि वो टीम के साथ 12वां खिलाड़ी है। तो बात यह है कि, और दूसरा देखिए, अदल के बारे में कहा गया है कि जस्टिस शुड हैव सीम टू बी डन, कि जब अदल हो रहा हो तो वो नज़र आए कि जी हमारे साथ अदल हो रहा है, कोई फेवरेटिज्म नहीं है। अच्छा, ये बताने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, आइन में साफ लिखा है 63A का जो एक जुज़ है कि जो पार्टी का बंदा अपनी पार्टी के पार्लिमानी लीडर के ख़िलाफ़ वोट का इस्तेमाल करेगा, वो डिसीट हो जाएगा। अब उसके सारी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान में भी देखा, बाहर लोगों ने भी देखा कि जिन जिन लोगों ने अपने पार्लिमानी पार्टी के लीडर के मर्जी के ख़िलाफ़ अपने वोट का इस्तेमाल किया। अब आईनी हक तो यह है कि अगर आपका ज़मीर जागता है तो आप इस्तीफ़ा दे दें कि जी नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकता, मैं अब फिर फ्रेश मैंडेट लेकर आऊँगा, तो फिर मैं ये करूँगा। अच्छा, उसके बावजूद कि इन लोगों ने जो वोट का हक अपनी पार्लिमानी पार्टी के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ दिया है, उसके बाद अच्छा, उसका कानूनी तरीका ये होता है कि पार्लिमानी पार्टी का लीडर जो है वो स्पीकर को वो नाम भेजेगा और स्पीकर फॉरवर्ड करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ये नाम आ चुके हैं, 25 नाम है कि जी इन लोगों ने हमारी मंशा और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इन्होंने अपने वोट का हक इस्तेमाल की, अपना जो हमारा वोट है उसने दूसरी तरफ इस्तेमाल किया है, तो ये इन्होंने खिलाफ वर्जी की है, अखलाकी तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी, आईनी तौर पर भी। अब इसमें फिर उसका ये है कि वो बुलाते हैं उनको कि जी, अब सारी दुनिया को पता है कि उन्होंने अपना वोट का हक अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है इसमें, लेकिन चलें फिर भी वो इंसाफ का तकाजा पूरा कर लिया जाए, उसको बुला लिया जाए, जैसे 28 तारीख को उन्होंने बुलाया है। उसके बाद ये कोई हेयरिंग नहीं है कि जी ये किसी ने पिस्तौल रख के मेरा इस्तेमाल किया, या अगर इस तरह ज़बरदस्ती उनसे हुई होती तो अब तक ये लोग कह देते कि जी हमने ये वोट का जो हक इस्तेमाल किया है वो हमारे ऊपर कोई कंपल्शन थी, हमारे ऊपर कोई दबाव था या कोई मजबूरी थी। आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि विलफुली उन्होंने एक क्राइम कमिट किया है। और उसके बाद अब जो डिले है, ये जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है। अच्छा मरवत साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया था, क्योंकि उनका दावा है कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवाज ली को सपोर्ट करते हैं, और अगर वो इस्तीफे नहीं देते हैं तो क्या पीटीआई के पास कोई कानूनी रास्ता मौजूद है, या फिर इमरान खान को एक और धरना ही देना पड़ेगा? इमरान खान ने ऑलरेडी हुकूमत में थे तो उस वक्त भी पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन और चीफ कमिश्नर के खिलाफ जानिबदारी का इल्जाम लगाया था। उस वक्त तालीम शफकत से जब ये कहा कि क्या हवाले से अगर आपके पास रहता है रेफरेंस का तो क्या आप लोग प्रोसीड करेंगे, जिसका उन्होंने क्लियर कोई जवाब नहीं किया था। आपके सवाल के जवाब ये कहना चाहूँगा कि रास्ता, वाहिद रास्ता जो कानूनी रास्ता है वो ये है कि आर्टिकल 215 आइन पाकिस्तान 1973 के तनाज़ुर में इलेक्शन कमीशन भी उसी तरीके हटाए हैं जो तरीका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के हटाने का है, जो आर्टिकल 209 में प्रोवाइड किया गया है, जिसकी है कि उसके खिलाफ जो है प्रूवन एविडेंस पे रेफरेंस लाया जाए जो उसकी इनकैपेसिटी या उसके मिसकंडक्ट के हवाले से शवाहिद हो, और जिसके बाद जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है इसको इंक्वायर करती है, और इंक्वायर होने के बाद फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है अपनी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को भेजती है। तो ये एक ऑप्शन रहता है। लेकिन आज मेरे ख्याल में पीटीआई ने मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के तमाम ज़ील दफातर के सामने सिट इन धरना देने का ऐलान किया है। तो मेरा ख्याल है कि रेफरेंस का ऑप्शन शायद एज ए लास्ट रिजॉर्ट
एक्सरसाइज करे। अभी तो ये प्रेशर माउंट कर रहे हैं सियासी तौर पे। ठीक है, ठीक है। अच्छा अफजल खान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब अगर ये जो मुल्क की जो बड़ी एक पार्टी है, उसको जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ही एतमाद नहीं है, एतबार ही नहीं है, वो उसको जानिबदार करार दे रहे हैं, तो फिर इन हालात में अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर नताइज तो मुतनाज़े नहीं हो जाएंगे? बात ये कि इलेक्शन और आज जो मुतालबा है वो उसके दरमियान जो वक्फ़ा है, इस वक्फे में इस दौरान भी अगर मौजूदा इलेक्शन कमीशन के एक्शंस वो उससे साबित हो कि वो गैर जानिबदारी से वो फ़ैसले कर रहे हैं और किसी चीज़ में बिला वजह ताख़ीर नहीं हो रही और किसी की बिला वजह फेवर नहीं हो रही, हो सकता है कि उसमें ये सियासी पार्टियां उसके ऊपर मान जाएं कि जी यही इलेक्शन करें, इसलिए कि अगला इलेक्शन कानून के मुताबिक ईवीएम के ज़रिए होगा। ईवीएम में फ़िज़ा अकबर ख़ान, मैं आपको ये बता दूं कि हमने बहुत अरसा इस पे काम किया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी जो वाज़ेह हिदायत थी उसके मुताबिक जब आप कंप्यूटराइज करते हैं और डिजिटलाइज करते हैं तो उसमें जो ह्यूमन जो उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है और मैनिपुलेशन की, वो कम से कम रह जाती है, उसकी गुंजाइश नहीं होती। तो मेरे ख्याल में उस सूरत में तो मेरे ख्याल में ये बंदा इलेक्शन करा सकता है, लेकिन अगर ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसमें इजाफा होता है तो फिर जाहिर है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और वाहिद पार्टी है जो गिलगित से लेकर कराची तक, और ये इनके वोट हैं और इनकी बहुत ज़्यादा सीटें भी अभी बहुत ज़्यादा थी, 155 इनकी थी और जिनकी अभी हुकूमत बनी है वो आपको पता है कितनी उनकी 80 सीटें वालों की हुकूमत बनी है। तो बात यह कि ऐसी पार्टी को अगर आप डिबार करने की कोशिश करेंगे या उसको आप डिसएडवांटेज पे रखेंगे तो फिर तो जाहिर है प्रोटेस्ट भी होंगे, जो कानूनी रास्ते हैं। और इसके एक और कानूनी रास्ता यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है उसमें जा सकते हैं कि जी ये 10-15 वजूहात हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर हमारा ट्रस्ट नहीं है और ये आदमी इस अहल नहीं है कि ये इस आईनी ओहदे पे कायम रह सके। उसके बाद वो सबूतों के साथ उनकी जो गुज़श्ता 2.5 साल तकरीबन से वो यहाँ पे है, उस दौरान जो उन्होंने इक़दामात उठाए हैं, अगर वो उनको साबित करें और उसके पास मवाद हो तो यकीनन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल उसको फिर डिसीड कर सकती है और फिर दूसरा आदमी आ सकता है वहाँ पे। ठीक है जी, दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी के बाद। जी वेलकम बैक। मरवत साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें कहा गया है कि जी नई जो मरदमशुमारी है वो होने तक नई हल्का बंदियों की कोई ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का जो शेड्यूल है आइन और कानून के खिलाफ है। इस पर आपकी कानूनी राय क्या है? इस हवाले से मैं गुजारिश करूंगा कि जब 25वीं आईनी तरमीम 2017 में आई तो आर्टिकल 51 के सब आर्टिकल 5 में एक प्रोविजो ऐड हुआ जिसके तहत ये प्रोवाइड किया गया कि जो 2017 के सेंसस की बुनियाद पे वन टाइम एक्सेप्शन दी गई जनरल इलेक्शन 2013 को, ये 2018 के इलेक्शन जो थे वो उन सेंसस की बुनियाद पे हो सकते थे। तो ये जो डिलिमिटेशन के हवाले से अगर पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में जा रही है और ये कह रही है तो मेरा ख्याल नहीं है कि ये एक्सेप्शन जो है ये वन टाइम थी। मेरी बाकी राय में इसका जवाब तो बड़ा वाज़ेह है कि जब तक अमेंडमेंट है 2017 का से हालात बगैर डील और बगैर सेंसस के नए इलेक्शन वो होना नजर नहीं आ रहा। ठीक है अफजल खान साहब, आपकी तरफ आऊँगी। फवाद चौधरी साहब ने दावा किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई के मुनहरिफ अरकान असेंबली की रुकनीत ख़त्म करने की डिक्लेरेशन अब तक जारी नहीं की है। इस पर आपकी राय क्या है? इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्यों देर की जा रही है? क्या कोई कानूनी पेचीदगी है? डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान, इसमें कोई पेचीदगी नहीं है और ये 24 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे, बहुत ज़्यादा ले लें तो आप 72 घंटे ले लें, उसके बाद जितनी डिले है वो फिर डिलेइंग टैक्टिक्स में आएगा। इसलिए कि आपने ये देखा होगा, मैं इसको आवाम की समझ के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए, कि जब मियाँ बीवी साथ रहते हैं
तो वो निकाह का एक बॉन्ड है, ये पार्टी के लोग हैं, पार्टी के टिकट पे इन्होंने सीटें जीती हैं। फिर जब इनके अंदर इख्तलाफ होता है या किसी की ज़मीर जाग जाती है या वो रास्ते अलग करना चाहता है, तो अलग होने के लिए खुला भी है और डाइवोर्स भी है। पार्टी का पार्लिमानी हेड भी किसी को निकाल सकता है और कोई पार्टी मेंबर भी, आज़ादी है, वो उस पार्टी से इस्तीफ़ा दे के जा सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उस पार्टी के अंदर भी हों और उस पार्टी के ख़िलाफ़ आप इस काम भी करें। ये दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती और इसमें आईन में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, ये मरवत साहब आपको बता देंगे, मेरे पास भी यहाँ लिखा हुआ भी मौजूद है कि जो बंदा अपने पार्लिमानी पार्टी के उसके हिदायत के ख़िलाफ़ अमल करेगा वो ऑटोमेटिकली डिसीट हो जाएगा। वो उस पार्टी में रहना नहीं चाहता, इसलिए कि फ़र्क़ इमरान खान की पार्टी के कोई लोग हैं या शहबाज शरीफ के पार्टी के लोग हैं और शहबाज शरीफ के मर्ज़ी के बग़ैर वो कहीं और चले जाते हैं, तो ज़ाहिर है शहबाज शरीफ भी उसको नहीं छोड़ेगा और उन लोगों के लिए भी उस घर में रहना मुनासिब नहीं है। तो और उसमें कानून में वाज़ेह रास्ता है कि उसके बाद वो डिसीट हो जाएंगे। और उसके बाद जब इस तरह का वो मॉरल वो करते हैं, ज़्यादती करते हैं कि एक लोगों ने उसको किसी के लिए वोट दिया, उनकी रिफ्लेक्शन आगे नहीं हुई बल्कि उसने कहीं और से हिदायत ली, पैसे लिए, तमा थी या लालच थी, लेकिन उसने अपनी पार्टी और अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स थे उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसने आगे इक़दाम किया, तो उसकी वैलिडिटी नहीं रहती। आप ख़ुद सोच लें कि कैसे वैलिडिटी हो सकती है। और उसके बाद उसके लिए जो आदमी ऐसे अखलाकी हरकत करता है तो वो खोटा सिक्का बन जाता है, जिसको आम लोग लोटा कहते हैं। बात यह है कि जो आदमी अपना कैरेक्टर, वो आपने सुना होगा डॉक्टर फिजा खान के, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। इट इज़ लूजिंग ऑफ द कैरेक्टर है। और उसके बाद वो खोटा सिक्का है और वो ताहयात इस पाकिस्तान में कोई लोगों की कमी नहीं है, ना लीडरों की कमी है, ना अवाम की कमी है। तो हमारे 22 करोड़ लोग हैं, तो वो फिर जाके गोशा नशीनी अख्तियार कर सकता है। इसलिए कि इस मॉरल कंडक्ट के साथ आप फिर नुमाइंदगी के हक से महरूम हो जाते हैं, जिसको 61, 62, 63 कहते हैं। या वो मतलब है कि अमीन और सादिक हो और अमीन हो, जिसको आप अमानत दें तो वो आपकी अमानत की, इसमें तो ये साफ उसने अमानत जो आवाम ने उसको दी, उसने उसके साथ खुर्द बुर्द की और उसने वहाँ पे और सारी दुनिया को साबित हो गया और उसने खुद भी उसका इकरार किया और कभी उसने उस पर शर्मिंदगी का इज़हार भी नहीं किया। और उसने कहा कि जी ठीक है। मरवत साहब, आपने अफजल खान साहब को सुना, वो कह रहे थे मरवत साहब इस पर राय दे सकते हैं, तो फिर आपकी क्या राय, फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इतनी देर क्यों की जा रही है? मेरी जाती राय ये है कि जो इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ पोस्ट ऑफिस का नहीं है कि जो भी इसके पास चीज़ आ जाए, ये पाबंद हैं कि जैसे प्रपोज हुआ है उसी तरह वो एक्ट अपान करें। इलेक्शन कमीशन ने भी अपने तई इस नोटिफिकेशन को जारी से करने से पहले अपनी सेटिस्फेक्शन करनी है। मैं ये समझता हूँ कि रीजनेबल टाइम इसका इलेक्शन कमीशन का हक है, एक जायज़ सा टाइम, क्योंकि 120 से ऊपर के मेंबरान नेशनल असेंबली हैं। अच्छा अफजल खान साहब, क्या ये जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास हल्का बंदियाँ करवाने, नई मरदमशुमारी के बगैर हल्का बंदियाँ करवाने और इनका जो शेड्यूल है वो जारी करने का इख्तियार है? ये ज़रा समझाइएगा। डॉक्टर फिजा अकबर खान, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो हल्का बंदियाँ हैं ये 1 महीने में ठीक हो सकती हैं, इसलिए कि मैं आपको ये पूरी अथॉरिटी के साथ कह सकता हूँ कि बाज़ हल्के वो बहुत नामुनासिब बनाए गए हैं। मतलब यह है कि एक सिंपल बात है कि आप एक चौकोर हैं या आप ऐसे गोल सर्कल में हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पहाड़ के पार से एक हल्का आपके साथ मिला दिया जाए या दरिया पार से कुछ लोगों को, वोटर्स को आपके, इस तरह की जो गलतियां हुई हैं या जानबूझ के की गई हैं उसकी इस्लाह के लिए 1 महीना इज़ ए सफिशेंट टाइम। और हमने देखा है और हमने मुख्तलिफ इंतखाबात में उसको 1 महीना में इस प्रोसेस को लोगों की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक किया है। हाँ, कि अगर आपकी नीयत सही हो और आपने उसकी तस्दीक करना हो। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। तो इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल, अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।